जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का कक्षा 10 के विज्ञान के पहले चैप्टर में। और आज यह पहले चैप्टर का तीसरा लेक्चर है। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने इसके पहले का 2 लेक्चर देख लिया होगा और आपको हर एक चीज़ समझ में आ गई होगी। जो ना समझ में आया हो वो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो इसके पहले हम जो 2 लेक्चर पढ़ाए उसमें हम द्विविस्थापन अपक्रिया तक पढ़ाए थे। तो आज हम इसका तीसरा लेक्चर ले रहे हैं और आज से हम पढ़ेंगे ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। ठीक है, तो हम चलिए शुरू करते हैं। तो हम आपको बता देते हैं कि ऊष्माक्षेपी अपक्रिया क्या है। तो चलिए हम सीखते हैं ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। पहले आप ऐसे एक समरी में देख लीजिए ऊष्माक्षेपी अपक्रिया होती क्या है। ऐसी अपक्रिया जो पूर्ण होने के बाद ऊष्मा को निष्कासित करती है उसे कहते हैं ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। ठीक है, तो आइए लिख लेते हैं हम। और सबसे पहले मैं आपको बोल दूं कि आप हमारे साथ पेन और एक चाहे रब या फिर नोट्स वगैरह उसको लेकर बैठिए और हम जितना लिखा रहे हैं आप उसको लिखते जाइए। ये आपको सबसे ज़्यादा जरूरी है, आपके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है। तो चलिए ठीक है, हम ऊष्माक्षेपी अपक्रिया की डिफिनेशन लिख लेते हैं। ओके, आइए लिखिए हमारे साथ। ऐसी अपक्रिया, ऐसी अभिक्रिया जो बनने के बाद बनने के बाद ऊष्मा निकालती है, ऊष्मा निकालती है, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहलाती है। ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहलाती है। अपक्रिया कहलाती है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने जो लिखा है वह कोई किताबी भाषा या फिर रटा हुआ चीज नहीं है, ये हमने अपने से लिखाया हुआ है। आप जब इसको एग्जाम में लिखेंगे तो आपको पूरा नंबर मिलेगा और एग्जामिनर जो है वो मतलब यही सोचेगा कि लड़का जो है पूरी तरह से समझ के और अच्छे तरीके से लिखा है। और ज़रूरी भी है कि आप समझ के एक अच्छे तरीके से लिखें। आप इसको एग्जाम में लिखें, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसी अपक्रिया जो बनने के बाद ऊष्मा निकालती है उसे ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहते हैं। दोस्तों अब हम देखते हैं इसका उदाहरण। ठीक है, चलिए देख लीजिए। जैसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन और ये बना मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस क्या ऊष्मा। ठीक है, देख लीजिए दोस्तों, ये है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन और ये बना मैग्नीशियम ऑक्साइड और ऊष्मा। ठीक है, ये है ऊष्माक्षेपी का उदाहरण। क्या और उदाहरण दूं मैं आपको? और उदाहरण एक लिख लीजिए। जैसे N2 प्लस H2 ये आके बनाता है NH3 प्लस निकलता है ऊष्मा और इसे हम कहते हैं अमोनिया। इसे हम कहते हैं अमोनिया। ठीक है, ये बैलेंस कर रहे हैं, आपको बैलेंसिंग हमने सिखा ही दिया है। दोस्तों ये है ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। तो ठीक है दोस्तों, अभी हमने देखा ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। अब हम देखते हैं ऊष्माशोषी अपक्रिया। तो ठीक है, अब हम आइए लिखते हैं ऊष्माशोषी अपक्रिया और हम लिखते हैं उसका डिफिनेशन। तो यहाँ पर आप लिख लीजिए ऊष्माशोषी अपक्रिया। ऊष्माशोषी अपक्रिया
इसको इंग्लिश में कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। रिएक्शन तो दोस्तों आप जान लीजिए ऊष्माशोषी अपक्रिया होती क्या है। ऐसी अपक्रिया जिसको बनाने के लिए बाहर से ऊष्मा या ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है उसे ऊष्माशोषी अपक्रिया कहते हैं। ठीक है, चलिए आइए हम इसका डिफिनेशन लिख लेते हैं। डिफिनेशन यही होगा, ऐसी अपक्रिया ऐसी अपक्रिया जिसको बनाने के लिए बाहर से ऊष्मा या ऊष्मा देने की आवश्यकता पड़ती है। बाहर से ऊष्मा देने की आवश्यकता पड़ती है उसे ऊष्माशोषी अपक्रिया कहते हैं। ऊष्माशोषी अपक्रिया कहते हैं। तो ठीक है दोस्तों, अब जल्दी से हम इसका उदाहरण भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप जैसे देख लीजिए, ऊष्माशोषी अपक्रिया का एक बहुत ही फेमस उदाहरण है, बहुत ही प्रसिद्ध उदाहरण है फोटोसिंथेसिस। क्या कहते हैं? PHOTOSYNTHESIS फोटोसिंथेसिस, जिसका हिंदी होता है प्रकाश संश्लेषण। क्या? प्रकाश संश्लेषण। इसका रिएक्शन हम देख लेते हैं कैसे होता है प्रकाश संश्लेषण। तो यहाँ पर इसका रिएक्शन 6CO2 प्लस H2O, ये O है, और यह सूर्य की रोशनी से, क्या दोस्तों, सूर्य की रोशनी लेकर प्रकाश संश्लेषण करता है और बनाता है C6H12 और O6। इसे हम कहते हैं ग्लूकोज। इसे हम क्या कहते हैं? ग्लूकोज। ठीक है दोस्तों, आप इसको अच्छे से लिख लीजिए और जहां न समझ में आए आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो दोस्तों ये रिएक्शन जो है 6CO2 प्लस H2O, यह सूर्य की रोशनी लेता है, ग्रहण करता है सूर्य की रोशनी, और यह C6H12 और O6 बनाता है। आप जैसा कि आप जानते हैं कि यह रिएक्शन जो होते हैं वो पौधों में होती है, पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं और अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है, ग्लूकोज हमारे ऊर्जा का एक स्रोत है। ठीक है दोस्तों, अभी हमने देखा ऊष्माक्षेपी अपक्रिया और ऊष्माशोषी अपक्रिया। अब हम देखते हैं उपचयन। यहाँ पर आप लिख लीजिए हमारे साथ।
जिसकी इंग्लिश होती है ऑक्सीडेशन। दोस्तों, उपचयन क्या होता है? उपचयन वह यौगिक या पदार्थ होता है जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है और हाइड्रोजन का ह्रास होता है। जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है और हाइड्रोजन का ह्रास होता है, उसे हम उपचयन कहते हैं। आइए हम लिख लेते हैं इसकी डिफिनेशन, ठीक है? चलिए, तो यहाँ पर आप लिखिए, ऐसे यौगिक या पदार्थ, यौगिक या पदार्थ जिनमें ऑक्सीजन की वृद्धि ऑक्सीजन की वृद्धि या हाइड्रोजन का निकलता है, उसे उपचयन कहते हैं। उपचयन कहते हैं आइए हम एक साथ इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है दोस्तों? हमारे साथ इसका आप एग्जाम्पल लिखिए, जैसे कॉपर प्लस ऑक्सीजन, और यह बनाता है कॉपर ऑक्साइड, ठीक है? इसमें क्या हुआ? ऑक्सीजन की वृद्धि हुई, और यह क्या हुआ? यहाँ पर है ऑक्सीजन की वृद्धि या हाइड्रोजन का निकलना क्या कहलाता है? उपचयन कहलाता है, ठीक है? और एक देख लीजिए, जैसे कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, यहाँ पर क्या बनेगा? कॉपर प्लस हाइड्रोजन। तो यहाँ पर दोस्तों हाइड्रोजन से ऑक्सीजन जुड़ा तो हाइड्रोजन का क्या हो गया? उपचयन हो गया, और कॉपर से ऑक्सीजन निकल गया, तो ये हम अभी बताएंगे इसका निकलना क्या होता है, ठीक है दोस्तों? उपचयन के बाद अब हम देखते हैं अपचयन। आइए अपचयन को भी लिख लेते हैं, तो आप हमारे साथ लिखते चलिएगा। अपचयन को इंग्लिश में बोलते हैं रिडक्शन, ठीक है? अपचयन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रिडक्शन। तो अपचयन की परिभाषा क्या होगी? यह उपचयन का उल्टा होता है। जब किसी पदार्थ में हाइड्रोजन जुड़ता है या फिर ऑक्सीजन निकलता है तो उसे क्या कहते हैं? अपचयन कहते हैं। आइए लिख लेते हैं, जब किसी यौगिक या पदार्थ से किसी यौगिक या पदार्थ में यौगिक या पदार्थ में ऑक्सीजन को O2 में लिख देते हैं, O2 निकलता है, जुड़ता है या हाइड्रोजन
जुड़ता है या ऑक्सीजन निकलता है। ऑक्सीजन दोस्तों ये ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन निकलता है तो वह अपचयन कहलाता है। तो दोस्तों आइए हम इसका उदाहरण भी देख लेते हैं। क्या? कॉपर ऑक्साइड प्लस H2 और ये यहाँ पर गया और यहाँ पर बना लिया कॉपर प्लस H2O। तो दोस्तों यहाँ पर क्या हुआ, कॉपर ने ऑक्सीजन को छोड़ दिया तो कॉपर का क्या हो गया, अपचयन हो गया। ठीक है, अगर यहाँ पर कुछ और होता, H2 की जगह यहाँ पर बीच में कुछ और होता और उससे जाकर H जुड़ जाता तो क्या हो जाता, उसका भी अपचयन हो जाता। ठीक है, अगर नहीं समझ में आएगा तो एक बार और देख लीजिए। कॉपर ऑक्सीजन को छोड़ा तो यहाँ पर ये कॉपर का क्या हो गया, अपचयन हो गया। यहाँ पर लिखा है जब किसी यौगिक या पदार्थ में हाइड्रोजन जुड़ता है या ऑक्सीजन निकलता है, तो यहाँ क्या हुआ, ऑक्सीजन निकला तो इसका क्या हो गया, अपचयन हो गया। ठीक है, तो अपचयन के बाद अब हम आगे चलेंगे। आप पहले इसको लिख लीजिए। तो क्या आपने लिख लिया दोस्तों? अगर लिख लिया है तो अच्छी बात है, हम इसको मिटा देते हैं। और अब हम दोस्तों पढ़ेंगे रेडॉक्स अपक्रिया। हमारा अगला टॉपिक जो है वो है रेडॉक्स अपक्रिया। तो रेडॉक्स अपक्रिया क्या होती है? रेडॉक्स अपक्रिया बहुत ही सरल है। आपको एक ही उदाहरण में बार बार इसलिए देता हूँ ताकि आपको याद हो जाए, और उसी में जब हर एक चीज है तो एक उदाहरण अगर समझा दे रहा हूँ तो अच्छे से समझ में आ जाएगा, उसी को बार बार दिखा रहा हूँ तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। तो अब दोस्तों अगला हम देखेंगे रेडॉक्स अपक्रिया। रेडॉक्स अपक्रिया क्या होती है? ऐसी अपक्रिया जिसमें उपचयन एवं अपचयन दोनों क्रियाएं होते हैं उसे रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। ठीक है, यह बहुत ही सरल है। आइए लिख लेते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे रेडॉक्स अपक्रिया। रेडॉक्स अपक्रिया, रेडॉक्स अपक्रिया। ठीक है, चलिए इसकी डिफिनेशन लिखते हैं। बहुत ही सरल डिफिनेशन है। ऐसी अपक्रिया जिसमें उपचयन एवं अपचयन, उपचयन एवं अपचयन दोनों क्रियाएं हों दोनों अपक्रियाएं हों उसे
रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। कहते हैं। और दोस्त जैसे में भी वही पुराना एग्जाम्पल आप लिख लीजिए और समझ लीजिए। जैसे आपको याद भी हो जाएगा और पेपर में लिखने में आसानी भी होगी। कॉपर ऑक्साइड प्लस H2 और यहाँ पर ये बना देता है कॉपर प्लस H2O। तो यहाँ पर क्या हुआ, कॉपर ने ऑक्सीजन को छोड़ा, उसका अपचयन हो गया। हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ा, उसका उपचयन हो गया। तो यहाँ पर इसका अपचयन, क्या अपचयन, हाइड्रोजन के साथ जुड़ा ऑक्सीजन, इसका हुआ क्या उपचयन। तो जहां पर दोनों क्रियाएं हों, क्या दोनों क्रियाएं हों, उसे क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया। इसकी इंग्लिश होती है रेडॉक्स अभिक्रिया की रेडॉक्स रिएक्शन, लिख लीजिएगा, ठीक है। वहां पर नहीं लिखे थे, हम यहाँ पर लिख दिए। तो ये हो गई रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है दोस्तों। रेडॉक्स अभिक्रिया के बाद अब हम देखते हैं उपचायक अभिक्रिया। उपचायक अभिक्रिया क्या होती है, जब कोई यौगिक या पदार्थ किसी पदार्थ का अपचयन कराता है तो उसे उपचायक कहते हैं। आइए हम इसे लिख लेते हैं, उसके बाद हम समझते हैं इसको इसके उदाहरण के द्वारा। तो पहले आप हमारे साथ लिख लीजिए उपचायक, क्या उपचायक। उपचायक को इंग्लिश में कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, आप इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए। जब कोई पदार्थ किसी अन्य पदार्थ का अपचयन कराता है, क्या अपचयन कराता है। तो दोस्तों मैं आपको तो उसे आप लिख लीजिए, यहाँ पर उपचायक कहते हैं, क्या उपचायक कहते हैं। दोस्तों यहाँ जैसे में देख लीजिए जल्दी से। जैसे में फिर से वही वाला एग्जाम्पल, प्लस हाइड्रोजन क्या बनाता है, कॉपर प्लस जल, तो H2, तो हाइड्रोजन उपचायक होगा, उपचायक होगा। और हाइड्रोजन उपचायक क्यों होगा, हाइड्रोजन उपचायक इसलिए होगा क्योंकि इसने कॉपर का क्या किया, अपचयन करा दिया। यहाँ पर देखिए इसने कॉपर से ऑक्सीजन ले लिया तो कॉपर का अपचयन करा दिया, इसलिए यहाँ पर हाइड्रोजन क्या होगा, उपचायक होगा, ठीक है। तो अपचायक इंग्लिश क्या होती है, रिड्यूसिंग एजेंट।
जल्दी से इसका आप डिफिनीशन लिख लीजिए, इसकी परिभाषा लिख लीजिए। जब कोई पदार्थ किसी अन्य पदार्थ का उपचयन करता है, क्या करता है? उपचयन कराता है, तो उसे अपचायक कहते हैं। अपचायक कहते हैं। दोस्त, इसका भी उदाहरण वही होगा जैसे में होगा कॉपर ऑक्साइड प्लस H2, और ये जाके बनाएगा कॉपर प्लस H2O। यहाँ पर क्या हुआ? कॉपर ने हाइड्रोजन का क्या कराया? उपचयन कराया। तो कॉपर ने अपना ऑक्सीजन इसको देकर इसका उपचयन कराया, तो यहाँ पर कॉपर क्या हो जाएगा? तो कॉपर अपचायक होगा। क्या होगा? अपचायक होगा। तो समझ लीजिए आप, यहाँ पर कॉपर से हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन लिया तो कॉपर का अपचयन हो गया, तो यहाँ पर हाइड्रोजन ने कॉपर का अपचयन कराया था, इसलिए हाइड्रोजन क्या हुआ? उपचायक हुआ। और यहाँ पर कॉपर ने अपना ऑक्सीजन देके हाइड्रोजन का उपचयन कराया, तो यहाँ पर कॉपर क्या हो गया? अपचायक हो गया। ठीक, तो ठीक है दोस्तों, अपचायक और उपचायक के बाद अब हम देखते हैं संक्षारण। संक्षारण क्या होता है? संक्षारण पहले मैं आपको एक अच्छी तरीके से समझा देता हूँ, उसका ओवरव्यू, फिर मैं उसका डिफिनीशन वगैरह आपको लिखाता हूँ। तो संक्षारण क्या होता है? संक्षारण जब आप देखते हैं जैसे कि लोहे की सरिया वगैरह बाहर रहती है और बारिश होती है तो वह उसमें जंग लग जाता है, इसको क्यों हम कहते हैं संक्षारण, या फिर संक्षारित हो जाता है वो पदार्थ। ठीक है, तो संक्षारण की डिफिनीशन क्या होगी? जब कोई धातु अपने आसपास के अम्ल, आर्द्रता व नमी से क्रिया करके संक्षारित हो जाती है तो उसे क्या कहते हैं? संक्षारण कहते हैं। चलिए आइए हम इसको लिख लेते हैं और इसको एक उदाहरण के साथ समझते हैं। उदाहरण वगैरह मैंने आपको बता दिया, हमारे साथ आप इसको लिख लीजिए। पहले आप यहाँ हेडिंग डालेंगे क्या? संक्षारण। संक्षारण, इसकी इंग्लिश होती है कोरोजन। ठीक है, तो संक्षारण की डेफिनेशन हम लिख लेते हैं। जब कोई धातु अपने आसपास के आर्द्रता, अम्ल आदि के संपर्क में आती है और संक्षारित हो जाती है, संक्षारित हो जाती है तो उसे संक्षारण कहते हैं। संक्षारण
कहते हैं, कहते हैं। तो यहाँ पर जैसे होगा, आप इसका उदाहरण देख लीजिए। जैसे सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है इसका, लोहे में जंग लगना। लोहे में जंग लगना, चांदी पर काली परत का चढ़ना, काली परत का चढ़ना, या पीतल पर हरे रंग का दिखना। आज क्या होती है? संक्षारण होता है। तो लोहे में जंग लग जाती है जब यह आसपास के अम्ल आर्द्रता जैसे कि पानी वगैरह और वायु से संपर्क में आती है लोहा, तो संक्षारित हो जाती है। सेम वही चीज होता है हमारी चांदी के साथ, सेम वही चीज होता है पीतल के साथ। ठीक है, तो इसके हम उपाय देख लेते हैं। क्या उपाय? आपने इसके उदाहरण तो देख लिए, और ये उदाहरण क्या है? उदाहरण में यहाँ आप सिर्फ प्रॉब्लम देख रहे हैं कि लोहे में जंग लग गया, चांदी पर काली परत का चढ़ गया, पीतल हरे रंग का हो गया। तो ये सब क्या है? प्रॉब्लम है। ये सब प्रॉब्लम है, ये संक्षारण से जो प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है उसका उपाय क्या है। देखिए उपाय, इसका उपाय क्या है? उपाय में आप लिख सकते हैं वस्तुओं के या फिर धातु को पेंट करना। क्या? पेंट करना, पेंट करना, ग्रीस लगाना। आप देखते हैं साइकिल की चैन जो होती है वह कभी कभी उसमें भी जंग लग जाता है, तो उसमें जंग वगैरह ना लगे उसके लिए हम क्या करते हैं? ग्रीस लगाते हैं। और तो ठीक है दोस्तों, संक्षारण के बाद अब हम पढ़ते हैं विकृत गंधिता, जो कि इस सब्जेक्ट के पहले चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक है। ठीक है, तो विकृत गंधिता हम समझ लेते हैं कि विकृत गंधिता होती क्या है। विकृत गंधिता आप ऐसे समझ लीजिए कि जैसे कि कोई खाद्य पदार्थ है और वह ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है। एकदम सिंपल शब्दों में आपको बताऊं, जैसे आपने अगर रात को आपके यहाँ पनीर की सब्जी बनी, आपने खाया और कुछ बच गया, आपने उसको रखा और सुबह आप देखे उसमें से महक आने लगी, तो उसके साथ क्या हुआ? उसके साथ ऑक्सीजन ने क्रिया करके उसको खराब कर दिया और उसका गंध बदल गया। तो यही है विकृत गंधिता। तो चलिए आइए लिख लेते हैं, फिर इसकी डिफिनेशन लिखते हैं। ठीक है, सरल शब्दों में विकृत गंधिता। पहले आप हेडिंग डाल लीजिए, विकृत गंधिता। दोस्तों एक लास्ट टॉपिक है, इसको एकदम अच्छे से पढ़िएगा। रेंसिडिटी, RANCIDITY। जब कोई खाद्य पदार्थ ऑक्सीजन के साथ, जब कोई खाद्य पदार्थ ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके, क्या क्रिया करके
पदार्थ को खराब कर देता है। खराब कर देता है या खराब कर देता है। या उसमें से, जब खराब कर देता है तो क्या होता है, उसमें से गंध आने लगती है, गंध आने लगती है। और उसका स्वाद बदल जाता है, और उसका स्वाद बदल जाता है, बदल जाता है। तो उसे विकृत गंधिता कहते हैं। या फिर दोस्तों, अगर हमको एक और किताब वाली डिफिनेशन याद आ रही है, उसको आप लिख लीजिए कि जब कोई तेल या वसा युक्त खाद्य पदार्थ ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है और वह खाद्य पदार्थ का स्वाद और गंध बदल देता है, तो उसे विकृत गंधिता कहते हैं। क्या? जब कोई वसा युक्त या तेल युक्त खाद्य पदार्थ ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके उस पदार्थ का गंध या फिर स्वाद बदल देता है, उसे विकृत गंधिता कहते हैं। ठीक है। अब जैसे मैंने आपको बता दिया कि क्या होता है कि आप जो है आपके यहाँ एक रात वाला खाना जो होता है, सुबह उसमें से बदबू आने लगती है, उसका स्वाद बदल जाता है, तो इसी का कारण है, विकृत गंधिता का कारण है। वह ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर लेता है और वह खराब हो जाता है। तो ठीक है, तो यहाँ आप इसका उपाय लिखिए। उपाय क्या है? उपाय है ऑक्सीजन मुक्त, क्योंकि ऑक्सीजन ही क्रिया करता है, ऑक्सीजन ज़्यादा क्रियाशील होता है और अन्य गैसों के मुकाबले। ऑक्सीजन मुक्त पैकेट और फ्रीज। आप देखते हैं कि फ्रिज में रखा हुआ सामान काफ़ी दिन तक ठीक ठाक पड़ा रहता है। फ्रिज और होता है वायु युक्त डिब्बा। अब ये क्या है? तीसरा नंबर वाला। तो पहले तीसरा नंबर वाला आप समझ लीजिए कि तीसरा नंबर वाला वायुयुक्त डिब्बा क्या है कि जैसे आपके घर में अचार बनता है तो उसमें एक कड़क ढक्कन लगाया जाता है ताकि उसमें हवा वगैरह ज़्यादा न जा पाए और वह अचार काफ़ी दिन तक सही सलामत रह ले, सही से रह ले, वह ऑक्सीजन के साथ क्रिया न करे। फ्रिज आप जानते हैं कि कोई भी सामान आप फ्रिज में रखते हैं तो वह ज़्यादा दिनों तक तरोताज़ा रहता है। अब ऑक्सीजन मुक्त पैकेट। ऑक्सीजन मुक्त पैकेट आप ऐसे जान लीजिए जैसे आप जाते हैं चिप्स खरीदते हैं। अब आपने चिप्स खरीदा, आप लेकर आए चिप्स, आपने चिप्स को फाड़ा, थोड़ा सा खाए, आपका दोस्त बुला लिया खेलने के लिए, आप खेलने गए और 2 घंटे बाद आए, तो क्या आप वही चिप्स खाएंगे? तो क्या उसका वही स्वाद रहेगा? बिल्कुल नहीं। वह ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर लेगा, उसका स्वाद बदल जाएगा, उसका गंध बदल जाएगा। तो इसीलिए चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन भरी जाती है, क्योंकि नाइट्रोजन जो होती है वह खाद्य पदार्थों के साथ कम क्रिया करती है और वह जल्दी से खाद्य पदार्थों को मतलब खराब नहीं होने देती। पहली बात। दूसरी बात ये कि ऑक्सीजन उसमें से निकाल दिया जाता है जो कि बहुत ज़्यादा क्रियाशील होती है और खाद्य पदार्थों को जल्दी खराब करती है।
तो ऑक्सीजन को निकाल कर नाइट्रोजन भर देते हैं। नाइट्रोजन क्या होता है, कम क्रियाशील होता है, जिससे खाद्य पदार्थों की मतलब जो जिस भी पदार्थ पैकेट वाले पदार्थ में नाइट्रोजन भरी जाती है, जिसमें भी हवा होता है, उसकी आयु थोड़ा सा और बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये था आज का हमारा लास्ट लेक्चर। आज ये ख़त्म हो गया। अब इसके अगले वाला लेक्चर जो आएगा उसका तो हम इसका एक वन शॉट हम पूरा लाएंगे इस चैप्टर का। तो अब हम सोच रहे हैं कि इसका जो है हम इसका क्वेश्चन करवा दें, न्यूमेरिकल करवा दें आप लोग, ताकि एग्ज़ाम में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। और प्लीज़ आप लोग जितने भी हिंदी मीडियम के छात्र हैं क्लास 10 के, उनके साथ ये शेयर कर दीजिए, उनके लिए यह बहुत फ़ायदेमंद है। ठीक है, तो हम मिलते हैं अब अपनी अगली कक्षा में। उसके लिए ऑल द बेस्ट।